सारी परीक्षाएं मैंने अपने प्रथम प्रयास में ही किया है। और एक और अच्छी बात थी कि मैंने बहुत ज़्यादा किसी कोचिंग का या फिर इसका सहारा नहीं लिया। मेरी ये लगभग पूरी सेल्फ प्रिपरेशन रही है। पहले प्रयास में मैंने ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और मेरा कोई बैकअप नहीं था, मुझे कोई इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा। सबसे पहले मैं मोटिवेशन फैक्ट्री और उनकी टीम का धन्यवाद देती हूँ कि उनके सौजन्य से मुझे आप सब तक अपनी बात पहुँचाने का, अपने संघर्ष, अपनी चुनौतियों को साझा करने का अवसर मिला। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से शहर बस्ती से बिलोंग करती हूँ। अपने जीवन की तमाम विविधताओं और चुनौतियों को पार करते हुए आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के पहुंचने से पहले मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, डीएसएसबी और केवीएस टीजीटी पीजीटी जैसी तमाम परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया और उनमें से बहुत से परीक्षाओं में मैं अंतिम रूप से भी चयनित हुई। लेकिन मैंने उसमें से कोई भी पद ज्वाइन नहीं किया, किसी भी पद को आखिरी रूप से नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो एम था, जो लक्ष्य था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही चयनित होना था। और ये यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी। पहली बात तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना, सफल होना भी इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद उस पद को पाना और उसको छोड़ देना, और क्योंकि आपके सपने उससे बड़े हैं, आप उससे ज़्यादा बड़ा सोचते हैं, वो भी बहुत मुश्किल कार्य है। इन सभी को इन पदों को पाने के में और उनको छोड़ने के साथ ही अपने सपने तक पहुंचने में जो जो संघर्ष मैंने या जो जो चुनौतियों का सामना मैंने किया, वो आज मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। मेरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो यात्रा जो शुरू हुई, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से शुरू हुई। मतलब लोगों का ड्रीम होता है, सोचते हैं मैं बड़े होकर के ये बनूंगा, बहुत पहले से डिसाइड हो जाता है, लेकिन मेरे संग ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से ही सोचा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्योंकि उसके पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं था, ना नेट ना डॉक्टरेट। मैं अपने घर में पहली ऐसी लड़की हूँ, या कह सकते हो पहली ऐसा व्यक्ति हूँ जिन्होंने डॉक्टरेट किया है, जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, ना बाहर भी मैं, चूँकि मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मेरे सामने एक और भी चुनौती थी कि मैंने सोच तो लिया, साथी दोस्तों से सुनती थी, तो मैंने सोच लिया मुझे नेट करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। लेकिन चूँकि उस पर कैसे कैसे बढ़ना है, ये भी मुझे स्टेप बाय स्टेप ही पता चलता रहा। तो ये तो शिक्षा की जो चुनौतियाँ थी, आने के कंपटीशन में आने के बाद की चुनौतियाँ। उसके पहले भी हमारे जीवन में कुछ चुनौतियाँ होती हैं, सबके जीवन में अलग अलग होती हैं। मेरे जीवन में ये थी कि पहले तो मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो हम 3-3 साल पे मैक्सिमम एक जगह रहते थे। तो वैसे भी हमारा जो जुड़ाव था, जो एजुकेशन था, वो अलग अलग जगह से रहता था। परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने में, एक जगह बैठने, एक जगह अपना संपर्क बनाने में, एक जगह पढ़ने में, तो उसमें ही हमें टाइम लग जाता था। तो ऐसे करते करते हमने कई जगह से शिक्षा हासिल की। हालांकि इसका मुझे फ़ायदा भी मिला कि मुझे नई सिचुएशन को फेस करने में, नई चीज़ों को फेस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके साथ ही जो एक और जो समस्या होती है, जो हिंदुस्तानी भारतीय सभ्यता की समस्या है कि लड़कियों को सेटल होने का जो और तरीका होता है, वो ये भी होता है कि इनकी उम्र हो गई है, अब इनको विवाह भी कर देना चाहिए। ये भी एक हमारे यहाँ लड़कियों को सेटलमेंट का एक रास्ता मानते हैं, और ये अभी भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी, चूँकि मेरा रास्ता बहुत ज़्यादा विज़न कोई क्लियर नहीं था कि मुझे आगे जाके ये करना है, तो माता पिता के दिमाग में ये भी चल रहा था कि हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, अब इनकी शादी विवाह भी देखनी चाहिए, ऐसा भी दिमाग में चल रहा था। बट सडन जब पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, तो मेरे दिमाग में तुरंत जब शादी विवाह की बात हुई, चूँकि मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, उनके बाद भी विवाह पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही कर दिया गया था। तो मेरे सामने भी एक यही विकल्प था। ये घर वालों की ऐसा मजबूरी नहीं है, ये हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता की ही देन है कि लड़की पोस्ट ग्रेजुएशन तो आज बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पे पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं उसके विवाह के लिए लोग चिंतित हो उठते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन उस सिचुएशन, जैसे ही मेरे सामने वो सिचुएशन आई, मेरा दिमाग में तुरंत ऐसा होगा कि नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे भी सोचना है, मुझे अपने पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाना है। तो मैंने उस वक्त त्वरित ये फैसला लिया कि नहीं, मुझे अभी शादी विवाह नहीं करना है, मुझे अपना करियर बढ़ाना है। शुरू में माता पिता को कन्विंस करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। शुरुआत में मुझे 6 महीने का ही टाइम दिया गया कि ठीक है, अभी तुम 6 महीना देख लो, आगे तैयारी करके देख लो कि कुछ विज़न क्लियर होता है तो हम और टाइम देंगे, नहीं होता है तो नहीं, फिर हम और भी दूसरा भी रास्ता सोच रहे हैं।
तो इसलिए वो प्रेशर भी था कि कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी परिणाम करके देना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे पास पहले से कोई प्लान नहीं था, पहले से कोई विज़न नहीं था कि मैं पहले से तैयारी करके रखी हूँ, कोई प्लान बना के रखा हो और उसे मुझे बस फाइनलाइज़ करना है। तो उस समय मैंने पहली बार नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया। तो मैंने नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर किया और इसमें मुझे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर मुझे मिले थे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खुद को मुझे भी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही थी और मेरे घर वालों को भी ये सपोर्ट कर रही थी कि नहीं, ये पढ़ रही है, तैयारी कर रही है, तो इसको और मौका देना भी चाहिए। तो मेरे घर से मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र रही कि अब मुझे कोई प्रेशर ऐसा नहीं था कि नहीं अब इसको कुछ और भी सोचना है। इनफैक्ट जब पहली बार मैंने जॉब पाई, मुझे पीसीटी की जॉब मिली, तो ये जॉब सब का यही कहना था कि पहली जॉब है, इसको ले लो, इसके साथ तैयारी करो। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो ये नौकरी मुझे बहुत दूर मिली थी और मैंने जितना लोगों से सुना पढ़ा कि शायद तैयारी मैं ना कर पाऊँ, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था कि मैं आगे तैयारी कर पाऊँगी कि नहीं, पढ़ पाऊँगी कि नहीं, इस नौकरी के साथ पढ़ पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने फाइनली डिसीज़न लिया कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी है। ये भी मुश्किल था क्योंकि जॉब मिलना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जॉब मैंने लिए बिना ही मैं छोड़ दी, बहुत लोगों का प्रेशर भी था, तो मैंने उस बारे में दोबारा भी कोई विचार नहीं किया, मैंने उसी वक्त से वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी मैंने शुरू की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी के पीछे मैंने पीजीटी डीएसएसबी की परीक्षा भी क्वालिफाई किया। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की बात करें तो मैंने हिमाचल प्रदेश कमीशन से भी परीक्षा पास की, उसकी मैंने रिटन परीक्षा पास की, उसमें मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाई। मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, लेकिन मैं उसका साक्षात्कार नहीं दी क्योंकि उससे पहले मैं यहाँ उत्तर प्रदेश हायर कमीशन से चयनित होकर के मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद मिल चुका था। इन सबसे जो बड़ी और अच्छी बात ये थी कि ये सारी परीक्षाएं मैंने अपने प्रथम प्रयास में ही किया है। और एक और अच्छी बात थी कि मैंने बहुत ज़्यादा किसी कोचिंग का या फिर इसका सहारा नहीं लिया। मेरी ये लगभग पूरी सेल्फ प्रिपरेशन रही है। पहले प्रयास में मैंने ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और मेरा कोई बैकअप नहीं था, मुझे कोई इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कैसे करते हैं। तो मेरा बस मैं आपसे ये सब बातें इसलिए भी साझा कर रही हूँ कि बहुत से लोग मुझे अभी भी पूछते हैं कि कैसे होगा, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मुझे सिलेबस नहीं पता है, मुझे चीज़ें नहीं पता है और टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, आप बहुत टॉपर नहीं हैं तो भी आप हेजिटेट हो। मैं भी मैं एवरेज स्टूडेंट रही, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे, मैं फर्स्ट डिवीज़न के इर्द गिर्द ही रही हूँ लगभग। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवाइज मत करिए कि आपको नहीं पता है कुछ या आप अभी शुरुआत किए हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको बहुत बड़े बड़े लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से कॉम्पीट करना है। आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी और अपना 100% दीजिए। जो भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की पूरी रूपरेखा आप खुद तैयार करिए। किसी और को फॉलो करने से अच्छा है आप खुद को फॉलो करिए, अपनी पॉजिटिविटी देखिए, अपना प्लस पॉइंट, आपकी जो शक्ति है उसको आप ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 100% आपको ही देना है। मेरे परीक्षाओं में, मेरे जीवन में मैंने यही सबसे ज़्यादा देखा है कि मैंने किसी का अनुसरण नहीं किया। बहुत तमाम लोग को सुनते थे, हम जब तैयारी करते थे तो कोई इतने घंटा पढ़ता है, कोई इस किताब से पढ़ता है, किसी ने इस कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, किसी ने इस कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपने एक बेस जो उठा लिया है, आप उस बेस को उठाइए। मैं किसी भी किताब के बारे में आपको नहीं यहाँ सजेस्ट करूँगी, ना ही ये बताऊँगी कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको अपनी तैयारी के बारे में खुद स्वयं पता है। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है कि आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए और पूरा टाइम उसको दीजिए। बहुत से लोगों के संग ये भी समस्या होती है कि किसी की घर की लाइफ नहीं से चल रही है, किसी दूसरी लाइफ नहीं सही चल रही है। तो मेरा ये भी सजेशन है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को और एग्ज़ाम, अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ को बिल्कुल भी मिक्स ना करें। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप पढ़ने बैठें तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएँ कि क्या परेशानी, क्या नहीं परेशानी, क्योंकि आपने जो चयन किया है, आपने जो अपना टारगेट एक बार रखा है, आपको अगर वो टारगेट मिल जाता है तो आपकी बाकी सारी परेशानियाँ, जो आपके जीवन की परेशानियाँ हैं, वो भी सॉल्व होने लगेंगी। लेकिन आप अन्य परेशानियों में जा करके अगर आपने अपना टारगेट, अपना ऑक्सीजन, मैं हमेशा अपनी पढ़ाई, अपने करियर को ऑक्सीजन ही कहती रही हूँ क्योंकि इसके बिना जीना संभव नहीं होगा। जब आप इतना सोच लेंगे और 24 घंटा आपके दिमाग में यही रहेगा कि आपने बस करना है, तो आपके लिए ये लक्ष्य भी मुश्किल नहीं है और कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है अगर मैंने लास्ट मोमेंट पे सोच करके तैयारी करके कर लिया तो हर कोई कर सकता है। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं थी, तब भी मैंने किया।
तो आप भी कर सकते हैं। बस शुरुआत करिए और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप दृढ़ निश्चय हो, इस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम पे ना कूदे, उस एग्ज़ाम पे उस एग्ज़ाम पे ना कूदे। मैंने अपने साथ के लोगों को भी देखा है, बहुत से लोग कि वो तमाम तरह के अलग अलग फील्ड के फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि आपने एक फील्ड का टारगेट ले लिया है तो उस पर आप 100% दीजिए। आप उसमें अगर आप निकाल लेते हो, कोई अच्छा पद आपने निकाल लिया, उसके साथ अगर आप आगे तैयार कर लेते हो एक बैकअप के रूप में भी, तो आप आगे बढ़ते रहिए। लेकिन एक टारगेट आपका होना चाहिए, संकल्प के साथ विकल्प नहीं होता। मैं ये मानती हूँ हमेशा कि आपने एक चीज़ सोच लिया है तो उसको फुल टारगेट करिए। तैयारी कभी रुकती नहीं है, आप हमेशा तैयारी करते रहिए। मैं तैयारी करने के बाद भी आज भी मैं, चूँकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ की लड़कियों की भी समस्या वगैरह मैं देखती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मैंने भी केवल कॉलेज में भी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, उसके साथ भी मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी प्रयास कर रही हूँ कि जितने लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ करूँ। इसी संदर्भ मैंने भी अपना एक चैनल निकाला है कि हिंदी नारी नाम से, कि मैं वहाँ पर भी लोगों की समस्याएं या फिर पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूँ, मेरा भी प्रयास है। तो उसी क्रम में मोटिवेशन फैक्ट्री भी को भी मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप भी लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनको सिखा रहे हैं, तमाम लोगों से बुलाते हैं, मिला करके उनको समझाते हैं। मैंने भी कई इंटरव्यूज़ देखे हैं और मुझे लगता है कि ये देखने से लोगों को प्रेरणा मिलती होगी। तो मोटिवेशन फैक्ट्री को भी बहुत बहुत आभार कि आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शुक्रिया।